और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। एनपीसीएल सब स्टेशन में भीषण आग लगी हुई है। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। सेक्टर 150 में बने मेट्रो लाइट सब स्टेशन की हम बात कर रहे हैं, जहां पर आग लगी है और 3 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। उसके बाद भी जो है कामयाबी नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर अगर हम बात करें, काफ़ी धुआं आप उठता हुआ देख रहे हैं। आग किस तरह से धधक रही है आप देख पा रहे हैं और लगातार ये फैलती ही जा रही है। यूँ तो बहुत रिहायशी इलाका नहीं है, थोड़ा सा कटाव है रिहाइश वाली जगह से, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम ये बात करें कि इक्विपमेंट्स की बात करें, मशीनों की बात करें, काफ़ी महंगी, लेकिन आग लग गई है और ये आग बढ़ती ही जा रही है। आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां पहुंची हुई हैं, फिर भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। फिलहाल ये जानकारी आ रही है। सेक्टर 150 में बने मेट्रो लाइट सब स्टेशन की हम बात कर रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। आग ने किस तरह से विकराल रूप लिया हुआ है ये आप देख रहे हैं और ये माना जा रहा है कि काफ़ी बिजली जो है ख़ासतौर से इससे प्रभावित तो हो सकती है। ये भी जानकारियाँ जो है मिल रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आग किस तरह से लगी है और उसके बाद कैसे धधक कर जल रही है, ये तमाम मशीनें आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर। तो एनपीसीएल का ये सब स्टेशन जिसमें आग लगी हुई है, आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी हुई है। ग्रेटर नोएडा से ये खबर आ रही है और 3 घंटे से ज़्यादा का, तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं इस आग को लगे हुए, क्योंकि जो है तेल बहुत होता है, ज्वलनशील पदार्थ का, जैसे जिक्र भी किया था हमारे सहयोगी ने, और इसकी वजह से आग जो है बढ़ती ही चली गई और फिलहाल बुझाने की कोशिश भी हो रही है। यूँ तो मौसम में भी आप तब्दीली देख रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा होता हुआ जो है नज़र नहीं आ रहा। बड़ी खबर जिससे हम आपको लगातार रूबरू करा रहे हैं। तो आग बुझाने में दमकल की टीम जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आधा दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जो है इसमें आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आग ने काफ़ी विकराल रूप लिया हुआ है। मशक्क़त की जा रही है, फिलहाल काबू नहीं पाया जा सका है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नज़र आ रहा है। आग फैलती ही जा रही है। हम बात करने की भी कोशिश अपने सहयोगी से लगातार कर रहे हैं, आपको जानकारियाँ देंगे। और एक बड़ा अपडेट आया है आगरा बस मामले में। आपको बता दें कि आगरा में बस ले गए थे फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी। श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ये बस लेकर गए। कंडक्टर और ड्राइवर को उतार कर ये बस ले गए। जबरन बस को लेकर गए फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी। ये कहा जा रहा है कि क्योंकि ईएमआई जो है, किश्तों का जिक्र हुआ, नहीं चुकाई गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया और कंडक्टर और ड्राइवर को पहले उतारा और उसके बाद ले गए। लेकिन हाँ, ये तरीका जो है ये सवालों के घेरे में है। बस में 34 यात्री सवार थे। बड़ी खबर आगरा बस मामले में बड़ा अपडेट। फाइनेंस कंपनी का रोल जो है वो नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी, श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी ही बस को लेकर गए हैं, कंडक्टर और ड्राइवर को उतारकर जबरन। और सबसे बड़ा सवाल इस तरीके पे, अगर फाइनेंस को लेकर किसी तरह का विवाद था तो फिर इन 34 लोगों को जिस तरह से पूरी बस को लेकर जाते हैं, जो तरीका इख्तियार किया गया, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बस में 34 यात्री सवार थे। किश्त नहीं चुकाने की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया है। हम इस मामले में और अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश, अगर ड्राइवर जो है उससे बात करने की भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और भी जो अधिकारी इस मामले में कुछ बोले। बस कहाँ पहुंची है, अभी कहाँ है वो लोग, क्या उन लोगों को छोड़ दिया गया है या फिर कोई और अगला स्टेप उठाया जा सकता है। बस का मालिक किश्त नहीं चुका रहा था। फाइनेंस कंपनी ने ऐसा किया कि ड्राइवर कंडक्टर को उतारा और 34 लोग बैठे हुए थे और बस को लेके फरार हो जाते हैं। गुरुग्राम से मध्य प्रदेश ये बस जा रही थी, ये कहा गया। शुरुआत में ये जानकारी आती है बस का मालिक जो है किश्तें नहीं चुका पा रहा था, लेकिन
हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोगों ने लोन लिया हुआ है अलग अलग तरीके से, चाहे मकान पे, गाड़ी पे या किसी और चीज़ पर। तो क्या ये तरीका अपनाया जाएगा? और ये तरीका जो है ये भी हमें कहें कि कानूनी रूप से सरासर गलत और इसमें भी सजा का प्रावधान। तो आगरा में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी जो है 34 यात्री इसमें सवार थे और बस को ड्राइवर कंडक्टर को उतारकर इसलिए ले जाते हैं क्योंकि बस का मालिक जो है किश्तें नहीं चुका रहा था। ये तरीका अपनाते हैं, कंडक्टर और ड्राइवर को उतार कर ये बस को ले जाते हैं और 34 लोग बैठे हुए थे। तो श्रीराम फाइनेंस कंपनी जो है, अब ये देखिए क्या ये इस कंपनी का तरीका है? अगर इस कंपनी से कोई फाइनेंस कराता है और अगर किसी वजह से, हम यहाँ पर ये भी नहीं जानते कि बस का जो मालिक था वो क्यों नहीं किश्तें चुका रहा था, लेकिन अगर वो नहीं चुकाता या कोई और भी, तो क्या ये तरीका अपनाया जाएगा? आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, सबसे बड़ा सवाल तो यही, ये तरीका क्या है? जी, हिमांशु बोल रहे हैं। और ये जो बस का मामला था, शायद हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आवाज नहीं आ पा रही है, बात करने की हम कोशिश करेंगे। हिमांशु, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज सुन रहे हैं। बिल्कुल। हिमांशु, इस फाइनेंस कंपनी का एक तरीका अपने आप में बहुत सारे सवाल लिए हुए हैं। एक हमें कहें कि एक अपराध की अलग ही आप एक थ्योरी बना रहे हैं, एक नया तरीका इजाद कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से नई थ्योरी है अपराध की। और सीधे सीधे एजेंसी वालों ने जो फाइनेंस कंपनी थी उसने गुंडे भेजे, और ये ग्वालियर की कंपनी बताई जा रही श्रीराम फाइनेंस, और इसके गुंडे पहले से ताक में थे और बस में बाकायदा बैठे हैं। बस को ले जाकर के जब ढाबे पर रोका गया है हाईजैक करने के बाद, तो वहां बाकायदे भोजन कराया गया है चालक और परिचालक को। चालक और परिचालक को 300 रुपए दिए इन लोगों ने, और उसके बाद कहे कि अपने मालिक से बोल देना कि किस्त टूट गई है और बस लेके हम जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, जो 34 सवारियां थी, 34 सवारियां उस बस में, तो 34 सवारियों को लेकर के वो लोग चले गए, और अब तक पुलिस को यह नहीं पता है कि वह सवारियां कहाँ है। आगरा के अधिकारी ग्वालियर के आईजी से लगातार संपर्क में है, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो 34 सवारियां आखिर कहाँ है। चालक और परिचालक को लेकर के पुलिस वाले लगातार सड़कों पे दौड़ रहे हैं कि किसी तरह से सवारियों से का पता चल जाए, लेकिन सवारियों में भी अभी किसी ने कोई संपर्क पुलिस से नहीं साधा है। जो सवारियां हैं, हाँ, ये पन्ना की है और ग्वालियर की यानी मध्य प्रदेश की ही सवारियां हैं ज्यादातर। और इस तरह का ये वाकया सनसनीखेज आया सामने, जो जिससे बेहद सुरक्षा पे सवाल उठते हैं कि आखिर ये नई मानसिकता वाले अपराधी कैसे पैदा हो गए और इन पर कैसे अंकुश लगेगा। बिल्कुल, यहाँ पे दो बातें बताइएगा हिमांशु। अव्वल तो ये कि क्या ये मान के चला जाए कि ये फाइनेंस कंपनी जो है बाउंसर्स जो है इस्तेमाल करती है, अपराधियों का सहारा लेती है, या फिर एक थ्रेट का तरीका हम ये देखें? दूसरी बात है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया पुलिस की तरफ से, कोई स्टेटमेंट, क्या वो स्टेप्स उठा रहे? क्योंकि बस की किश्त नहीं चुकाई ये एक बात है, आपको बस लेनी थी, आपने ली। दूसरी बात है 34 लोगों की जिंदगी आपने जोखिम में डाल दी, उसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। बिल्कुल, इस मामले में एडीजी अजय आनंद से बात हुई थी, तो एडीजी का साफ कहना था ये गंभीर अपराध है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर उनका फाइनेंस नहीं जमा थी, फाइनेंस की किस्त, तो उनको प्रॉपर जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जाना चाहिए था। इस तरह से चलते रास्ते में एक बस को अगवा कर लेना गंभीर श्रेणी का अपराध है, और उसी के तहत पुलिस की टीमें यहाँ लगी हुई कार्रवाई की जा रही है। और ये सगल बन चुका है फाइनेंस कर्मियों का, वो बाकायदे बाउंसर रखते हैं और रास्ते चलते ही इसी तरह की कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये पूरी की पूरी बस उठा ले जाना, सवारियों को उठा ले जाना, इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। बिल्कुल हिमांशु, सबसे बड़ी बात ये कि हम ये देख रहे हैं कि जिंदगियां आजकल ऐसा लगता है कि ईएमआई पे है, लोगों के घर, हम ये देखते हैं कि आजकल तो एजुकेशन का लोन भी लेते हैं लोग, या हम बात करें गाड़ियों को लेकर लोन लेते हैं, तरह तरह के। और ये कंपनियां पहले लुभाने वाले वायदे करती हैं और आपको बिल्कुल कंफर्ट जोन में लाती हैं, और हमें नहीं पता कि बस का मालिक किस वजह से नहीं किस्त चुका पा रहा था। लेकिन ये जो तरीका अपनाया गया, आपने एक नया ट्रेंड सेट कर दिया आप लोगों को, क्योंकि हम देखते हैं कि फिर और अगले स्तर पर बढ़कर अपराध किया जाता है एक अपराध के बाद, तो आप और ज्यादा क्रूरता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो और फाइनेंस कंपनियां जो है उनके लोग भी इस चलन का पालन करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि इसी रास्ते पे आकर के किस्त हमारी जमा हो सकती है और बस उठाने का ये प्रक्रिया जो है अत्यंत भयानक कही जाएगी, क्योंकि 34 सवारियों की जिंदगी सीधे सीधे खतरे में है। उनके परिजन उनका इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन अब तक वो नहीं पहुंचे। कहाँ है इसका पता ना तो मध्य प्रदेश पुलिस को है और ना ही आगरा पुलिस को है। तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता जो इस मामले में यही है कि आखिर वो 34 सवारियां हैं कहाँ। उनकी कुशलता को लेकर चिंता है पुलिस विभाग को, और उसी के तहत यहाँ कई टीमों का गठन किया गया है। एसएसपी से लेकर के एडीजी और तमाम एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण सभी लोग अलग अलग टीमें लेकर निकले हैं। लगातार ग्वालियर पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है। चालक प्रचालक भी पुलिस के साथ चल रहे हैं, लेकिन अब तक सिर्फ इतना पता लगा पाई है पुलिस। आपने हिमांशु एक बात कही कि टीमों का गठन किया गया, आपने आला अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन हम एक चीज और बताइएगा। यूं तो बहुत सारे मामले सीमा विवाद में फंस जाते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? जो सवारियां थी आपने कहा कि वो भी मध्य प्रदेश की ही थी, तो किसी तरह की हीला हवाली लापरवाही जैसी स्थिति ना रहे, इसको लेके क्या स्टेटमेंट दिया गया है? टीमें किस तरह से काम करेंगी, कोऑर्डिनेशन किस तरह से किया जा रहा है? जी, सीमा विवाद का मामला उत्तर प्रदेश में तो कोई नहीं आया है, क्योंकि आगरा का ही मामला था। फिर बाईपास से वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद आगे जाकर के एक ढाबे पे खाना खिलाया गया। अब सवाल यह है कि मध्य प्रदेश पुलिस कितना सहयोग करती है। तो मध्य प्रदेश पुलिस सहयोग करे, इसको लेकर के यहाँ के एडीजी वहाँ के आईजी से संपर्क कर रहे हैं और पूरी बात की जानकारी भी दे दी गई है वहाँ के आईजी को। और मध्य प्रदेश की पुलिस जो है, ग्वालियर की पुलिस, वो अभी लग गई है इस मामले में। और आगरा पुलिस और मध्य प्रदेश की ग्वालियर की पुलिस दोनों मिल करके फिलहाल सबसे बड़ी यही है कि यात्रियों की लिस्ट बनाई जा रही है। आखिर वो यात्री कहाँ से बैठे थे और कहाँ के हैं, पन्ना के हैं, ये तो पता चल गया, लेकिन पन्ना में कहाँ के हैं, तो इसको लेकर के जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कुल मिलाकर के सब कुछ अब तक सामने आ गया, लेकिन बस के यात्री कहाँ है वो सामने नहीं आ पाए हैं। उसी को लेकर के सबसे बड़ी चिंता पुलिस भाग में है। जी हिमांशु, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, हमने इस खबर को सबसे पहले दिखाया भी था। क्या इतना मुश्किल है बस को ट्रेस करना, कहां कहां से गुजरी? हम देखते हैं सीसीटीवी फुटेजेस जो होते हैं वो भी होते हैं। अगर दोनों ही राज्यों की पुलिस मिलकर काम करे, सहयोग करने में कोई दिक्कत ना हो, तो क्या ये नहीं माना जाए कि अब तक चीजें साफ हो जानी चाहिए थी? जी बिल्कुल, अब तक चीजें साफ होनी चाहिए थी। ये पुलिस विभाग का जो कहना था, जो अधिकारियों से बात हुई, उनका ये कहना था कि शायद सवारियां अपने अपने घर चली गई होंगी, इसीलिए किसी ने संपर्क नहीं साधा। अगर सवारियां कहीं फंसी होती तो निश्चित रूप से 111 नंबर पे जरूर फोन किया होता किसी ने 34 लोगों में। तो ज्यादा उम्मीद पुलिस इसी बात की जता रही, सवारियां अपने घर चली गई हैं और इस मामले में पड़ना नहीं चाहती हैं। तो यही अभी तक पुलिस की तरफ से यही बयान आ रहा बार बार कि सवारियां अपने घर चली गई होगी। लेकिन हिमांशु, लेकिन हम सिर्फ अज्यूम कर लें, हम सिर्फ ये ख्याल कर लें, पुलिस जैसे आप ये बात कह रहे हैं कि शायद सवारियां घर चली होंगी, हमें चली गई होंगी, हम इस शायद के चक्कर में छोड़ नहीं सकते। उन 34 में से किसी एक से भी बात हो जाए कि हमारे साथ क्या हुआ, हम सकुशल घर पहुंच गए हैं, तो इस पर यकीन किया जा सकता है। बस कहां है अभी तक कुछ तो मालूम चले। जी बिल्कुल, अभी तक ना बस का पता है, ना 34 सवारियों का पता है। अभी तक सिर्फ इतना पता है कि ये फाइनेंस की किस्त टूट गई है, ये चालक प्रचालक ने बताया। चालक प्रचालक ने ये बताया कि हमें 300 रुपए दिए गए हैं कि आप चले जाओ यहाँ से, हम बस लेकर के जा रहे हैं। तो बस के साथ सवारियां क्यों ले गए, ये बड़ा गंभीर विषय है कि आखिर सवारियों को क्यों ले गए। सवारियों को भी उतार सकते थे, लेकिन दहशत फैलाने के लिए फाइनेंस कंपनी के गुंडों ने इस तरह की गंभीर वारदात दी, सीधे सीधे पुलिस को चुनौती दी है। एक तरह से जब तक कुछ मामला और सामने नहीं आता तब तक ये माना जाएगा कि 34 सवारियों का सीधे सीधे अपहरण किया गया है। चालक और प्रचालक को हाँ बिल्कुल, सवाल इस फाइनेंस कंपनी पर भी उठता है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अगर ऑफिशियल अधिकारियों ने बताई हो, किस तरह की ये कंपनी है, किस बिहाफ पे लोन देती है, कैसे फाइनेंस करती है, इनके क्या सोर्सेज हैं, कौन से लोग हैं, कौन लोग इसे हमें कहें कि चला रहे हैं? क्योंकि कंपनी की हिस्ट्री जानना भी जरूरी है, क्योंकि दहशत फैलाने की कोशिश तो इन्होंने जिस तरह से की है कि वो जांच का विषय है। जी बिल्कुल, जबरदस्त दहशत फैलाई है पूरे आगरा क्या पूरे उत्तर प्रदेश में। ये दहशत का माहौल बनेगा इससे, और आगे चल के फाइनेंस कंपनियां यही करने का प्रयास करेंगी अगर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। फाइनेंस कंपनी के बारे में यही पता लगा है कि श्रीराम फाइनेंस कंपनी ही है और ग्वालियर में इसका ऑफिस है, वहीं से फाइनेंस कराई। बिल्कुल, मैं आपके पास आती हूँ। एसएसपी आगरा जो है वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनते हैं। आज सुबह थाना मनपुरा पर 3 व्यक्तियों के द्वारा, जो ग्वालियर के रहने वाले, ये सूचना दी गई
कि उनके द्वारा जो बस ग्वालियर की है UP 75 M 3516 ये गुड़गांव से पन्ना की तरफ जा रही थी। उनको बीच में फाइनेंस कंपनी के लोगों के द्वारा ओवरटेक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। वो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। तो आपने सुना कि ये जानकारी मिली है कि फाइनेंस कंपनी के ही 3 लोगों ने बस को ओवरटेक किया और उसके बाद जो है पहले ओवरटेक किया और फिर बस को अपने कब्जे में लिया और फिर वो उसे लेकर रवाना हो जाते हैं। इस फाइनेंस कंपनी का जिक्र वो करें, श्रीराम फाइनेंस कंपनी के ही लोग थे जिन्होंने बस को लेकर आगे गए हैं और कुल मिलाकर जो है कोशिशें की जा रही हैं पता लगाने की कि सवारी जो है वो कहाँ है। लेकिन ये श्योर है कि कंपनी के ही लोगों ने जो आए थे बाउंसर्स जिसका जिक्र हो रहा है, एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं। एक करके उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इनको घुमाते हुए जो है कुबेर पर छोड़ दिया गया था। वो आज सुबह यहाँ आकर इन्होंने ये सूचना दी है। पूरी छानबीन पूछताछ में प्रथम दृष्टया इस बैंक के इस बस के जो फाइनेंस कंपनी है जिसने फाइनेंस की है उनके द्वारा लिया जाना प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आज तो आपने देखा कि प्रथम दृष्टया ये बात साफ हो गई है। आपने पुलिस का स्टेटमेंट सुना कि फाइनेंस कंपनी के ही जो लोग हैं उन्होंने इस बस को एक तरह से अगवा किया। हमारे साथ आरिफ जुड़े हुए हैं। आरिफ, क्या ये मान के चला जाए कि अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं तो ये तरीका अपनाया जाएगा? आप दहशत फैला रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से जो वारदात उन्होंने अंजाम दी है, एक बस को हाईजैक किया गया जिसमें 34 सवारियां बैठी हुई थी। अगर ये फाइनेंस कर्मी भी है तो बेहद गंभीर सब्जेक्ट है। देखिए, जो सवारियां जा रही थी उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है, ना कोई उनका आरोप है कि जो सवारियां अपने घर जा रही हैं या अपनी ऑफिस जा रही हैं उनको हाईजैक किया जा रहा है। अगर फाइनेंस कर्मी है तो ये तरीका देखिए बिल्कुल कहीं तरह से सही नहीं है और इस बात की जवाबदेही तमाम लोगों की है। देखिए, सबसे पहले जवाबदेही पुलिस की होगी, क्योंकि इस तरह से हाईवे पर अगर कोई भी बस रोकता है और रोकने के बाद हाईजैक किया जाता है तो सबसे पहले जवाबदेही पुलिस की है। क्यों हाईवे पर या जो बाईपास है उस पर पेट्रोलिंग क्यों नहीं की जा रही है? दूसरी बात, जो फाइनेंस कंपनी है उसके कर्मचारियों को सोचना चाहिए कि इस तरह से रात में बस को रुकवाकर हाईजैक करना एक बहुत गंभीर सब्जेक्ट है, गंभीर अपराध है, क्योंकि किसी भी वाहन को इस तरह से हाईजैक नहीं कर सकते। इस बात को लेकर पुलिस बहुत सख्त है और पुलिस बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। मुझको लगता है कि बहुत जल्दी स्पीड से जो फाइनेंस कर्मी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने जा रहा है। और फिलहाल देखिए सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अभी तक ना तो बस का पता है ना उन सवारियों को पता है, 34 सवारियों का जो बस में बैठी हुई थी। तो ये देखिए 34 परिवार के लोग, 34 जो लोग लापता हैं या हाईजैक हुए हैं उनके परिवार के लोग कितने परेशान होंगे। तो ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ा गंभीर अपराध है। आ रही है, मैं आपके पास आती हूँ। जो अपडेट आई है कि सुबह 2:15 बजे इस बस ने इटावा टोल को क्रॉस किया है वाया कानपुर, जैसे हम जिक्र कर रहे हैं। तो ग्वालियर की ओर बस को ले गए फाइनेंस कर्मी। ये अपडेट जो है वो सुबह 2:15 बजे का हम जिक्र कर रहे हैं। अब आरिफ, ये बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। बस कहां से गुजरी? बस का नंबर UP 75 M3516। हम बस का नंबर भी आपको बता रहे हैं। 34 परिवार, 34 जिंदगियों का मसला है ये। और उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही और इस तरह से आप ये कदम उठाएंगे अगर किश्त नहीं दी गई तो क्या ये नया तरीका इख्तियार किया जा रहा है वसूली का? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बस कहां गई? 34 लोग कहां गए आरिफ? और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उन लोगों की फिक्र होगी जब तक कि बस का पता ना चले और उन 34 लोगों के बारे में कोई जानकारी ना मिले। आरिफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद क्योंकि मौसम में भी तब्दीलियां हैं उस लिहाज से भी संपर्क थोड़ा सा मुश्किल है। आरिफ, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये परिवार वालों के लिए चिंता की बात होगी। 34 परिवारों का हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर यह गंभीर सवाल है कि जो परिवार के लोग लापता हैं निश्चित तौर पर वो खौफ में होंगे, दहशत में होंगे, क्योंकि उनके परिवार का सदस्य उसको हाईजैक किया गया और उसका कोई पता नहीं है।
देखिए, जिस तरह से फाइनेंस कंपनी बताई जा रही है, अगर फाइनेंस कर्मी है तो ये सरेआम गुंडागर्दी है, सरेआम बदमाशी है। किसी बस को हाईजैक करना निश्चित तौर पर एक बड़ा अपराध है। देखिए, बहुत लंबा टाइम हो गया, बस का कोई पता नहीं है, सवारियों को कोई पता नहीं है, आखिर सवारियां बस गई कहां? क्या एमपी बॉर्डर में घुस गई हैं या फिर यूपी के या आगरा के आसपास कहीं बस खड़ी हुई है? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो पुलिस के सामने खड़े हैं। और सबसे बड़ा सवाल है कि जो 34 लोग हैं उनकी जिंदगियों को बचाना सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने है, सबसे बड़ी समस्या पुलिस के सामने है। तो पहले तो वो 34 लोग सामने आए जो बस में बैठे हुए थे, उनके घर वालों तक पहुंचे या अपने ऑफिस जहां जाना हो वहां पहुंचे। और दूसरी बात यह है कि जो फाइनेंस कर्मियों ने गुंडागर्दी की है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, ताकि इस तरह की जो वारदात को अंजाम दिया है आगे शायद कोई फाइनेंस कर्मी उस वारदात को अंजाम न दे। जी बिल्कुल, और यहाँ पर अपडेट्स भी हम लगातार दे रहे हैं। बस के ड्राइवर का बयान ये आया कि ड्राइवर और कंडक्टर को 300-300 रुपए दिए गए, दोनों को फाइनेंस कर्मियों ने खाना भी खिला दिया और कहा कि आप जाइए, हम तो बस को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि किश्तें नहीं दी गई थी। बस तो लेकर गए ही, 34 लोगों को भी ले गए। अब ये लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं, परिवार भी दहशत में है और ये अपने तरह का एक अलग ही मामला है। और इस वजह से सवाल उठ भी रहे हैं कि आखिर जबरन बस को फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो लेकर चले गए हैं, ग्वालियर की ओर बस लेकर गए हैं फाइनेंस कर्मी, और मामले में पुलिस की कई टीमें लगी हुई हैं। अभी तक सवारियों का पता नहीं चला है। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, कोई अपडेट आया? कहां है बस, कहां है सवारियां? बस गुजरी है, हम टोल का भी जिक्र कर रहे हैं, कानपुर की तरफ आगे बढ़ी है, कोई और अपडेट आया? देखिए, अभी तक जो डिटेल मिली उसके मुताबिक रात के 2:15 बजे 2:15 पे इस बस ने इटावा टोल प्लाजा को क्रॉस किया है और कानपुर की तरफ निकली है। हाँ। तो अभी तक जो थ्योरी चल रही थी कि इस गाड़ी को मध्य प्रदेश की तरफ ले गए हैं, उसमें अब थोड़ा सा विराम लगा है, या ये भी हो सकता है कि इटावा टोल क्रॉस करके आगे कानपुर देहात और औरैया के पास से एक रास्ता मध्य प्रदेश के लिए निकलता है, वहां भी जा सकती है बस। अभी जो जानकारी मिली है, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रजिस्टर्ड है बस, और बस मालिक जो हैं वो बुजुर्ग काफी बताया जा रहे हैं, उनकी कल रात को ही मौत हो गई है। उनके पुत्र से जब पुलिस ने संपर्क किया है तो उनके पुत्र ने बताया कि वो अपने पिता की अंत्येष्टि में इस वक्त हैं, लिहाजा पुलिस उनसे बहुत ज्यादा डिटेल नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि वो खुद अपने पिता की अंत्येष्टि में लगे हुए हैं। लेकिन पूरे आगरा और कानपुर जोन की पुलिस टीमें लगा दी गई हैं बस को लोकेट करने के लिए। अभी ये मान के चला जा रहा है कि वो इटावा क्रॉस करने के बाद मध्य प्रदेश की ओर दाखिल हो सकती है। चिंता का सबसे बड़ा जो सबब है वो 34 सवारियां हैं, उनकी कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही है। हालांकि पुलिस के सूत्र ये कह रहे हैं कि अगर हाईजैक या अपहरण जैसी कोई बात होती तो वो जरूर कहीं ना कहीं संपर्क करते। अभी तक चूंकि किसी और यात्री ने पुलिस से संपर्क नहीं किया है, लिहाजा पुलिस भी इसको यही मानकर चल रही है कि ये फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं, ये उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। और पुलिस अधिकारी लखनऊ में ऋषभ, आप इससे थोड़ा सा हमें और बता सकते हैं, दोनों स्टेट की पुलिस को जो है अब कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लोग कहाँ हैं, किस हाल में है, ये भी पता नहीं चल पा रहा है। और आपने बस मालिक का जो जिक्र किया, उसके बाद परिवार बहुत ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं है। देखिए, यूपी पुलिस ने संपर्क साध लिया है, ग्वालियर के आईजी से बात हो गई है, उनको इत्तला कर दी गई है। जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके माध्यम से गाड़ी के मालिक का पता चल चुका है। पुलिस उनके घर के करीब है, लेकिन वहां पर एक ऐसी मिसहैपनिंग हुई है, बताया जा रहा है गाड़ी मालिक की डेथ हो गई जो काफी बुजुर्ग थे, लिहाजा पुलिस अभी उनसे उस लिहाज से पूछताछ नहीं कर पा रही है। लेकिन जो प्रारंभिक पूछताछ और जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये मामला ऐसा ही है कि गाड़ी की कुछ किस्त जमा नहीं हुई थी, और ये फाइनेंस कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्होंने इस बहुत ही गलत तरीके से, बहुत ही जघन्य इस वारदात को अंजाम दिया है, क्योंकि उन्होंने 34 जिंदगियों को भी खतरे में डाला है। वहां पर कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, उसमें कुछ मरीज भी हो सकते हैं। इन तमाम पैरामीटर्स को दरकिनार करते हुए हाईजैक और या अपहरण के अंदाज में इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन दोनों प्रदेशों की पुलिस लग गई है और हमें पुलिस अधिकारी बता रहे हैं बहुत ही जल्द ही हम लोकेट कर लेंगे बस को भी और उन सवारियों को भी। हालांकि यहाँ अधिकारी ये मान के चल रहे हैं कि सवारियां जहां भी हैं वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं, नहीं तो पुलिस के पास कहीं ना कहीं से कुछ जानकारी आ रही थी। चूंकि वो किसी कच्चे रास्ते से, छोटे रास्ते से नहीं जा पाएगी, बस है, तो जो भी संभव रास्ते हैं उत्तर प्रदेश को मध्य प्रदेश से कनेक्ट करने के लिए, उन सभी रास्तों पे जितने भी टोल नाके हैं या बैरियर लगा के चेकिंग शुरू कर दी गई है। एमपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित कर लिया गया है। यहाँ के पुलिस अधिकारी यही कह रहे हैं बहुत ही जल्द इस मामले का खुलासा होगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, कई बार कोर्ट के माध्यम से इस तरह के आदेश आए हैं कि फाइनेंस की गए जो भी वाहन हैं उनसे वसूली का इसमें क्या इस तरह की भी थ्योरी है ऋषभ? आप जो है, मैं आपके पास आऊंगी अपडेट्स के लिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जैसे ही जानकारियां जो है इसमें और आती है, लेकिन आगरा में फाइनेंस कंपनी
किस तरह से देखिए बस को ही ले जाती है, और न सिर्फ बस को बल्कि 34 लोगों को कहां है ये बस और बस में सवार लोग, लगातार जो है इस पर नजर बनाई जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।